भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने विवेक जी। और इस बीच हमारे साथ प्रज्वला तटगे हैं, जो कि वरिष्ठ विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र जी आपके पास आता हूँ। आपने विवेक जी की बात सुनी। अजीत पवार जा सकते हैं और इस बार 3 दिन तो नहीं जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूँ। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कब तक उनके साथ रहेंगे? विवेक जी ने एक बात और भी कही, बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि शरद पवार की राजनीति जो है वो कभी भी बीजेपी के साथ रहकर नहीं हो सकती है, और वो कभी उसके साथ अलाइन नहीं होंगे। लेकिन नागालैंड में अलाइन हुए हैं सर। एनसीपी ने खुला समर्थन दिया है तो वो भी एक राज्य। अल्टीमेटली इंक्लिनेशन तो निकलते हैं, संकेत तो मिलते ही अल्टीमेटली। या हो सकता है आने वाले वक्त का वो एक आईना भी हो। तो राजनीति में कौन से समीकरण कब बदल जाए ये भी नहीं पता लगता है, क्योंकि यहाँ तो 7 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। और अजीत पवार पहले एक बार दिखा चुके हैं अपना रुख कि हाँ, मैं बीजेपी के साथ जाने को ओपन हूं। और उनके कई स्टेटमेंट आए इसमें कहा है कि मैं तो अब भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं। और ये 30 से 40 एमएलए भी उनके साथ जा सकते हैं। अगर ये हो जाता है, इतना बड़ा रिवोल्ट अगर बीजेपी एमवीएम पैदा कर, तो फिर एमवीए के लिए भी खतरे की घंटी है। और एक ऐसा स्टेट जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन के हिसाब से अपने हाथ से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिसल चुका है, लेकिन स्लिप होता हुआ देख रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी कोशिश होगी कि अगर मैं बिहार को रिट्रीव नहीं कर सकता तो कम से कम महाराष्ट्र को रिट्रीव करूं कुछ हफ्ता तक। जो मेरे लॉसेस हो सकते हैं, उन लॉसेस को मैं मिनिमाइज करूं। आपके हिसाब से सारा परिदृश्य क्या उभर कर आ रहा है नरेंद्र जी? एक एक छोटी जी बात कहना चाहूँगा, जी। धीरेन्द्र जी, माफ़ करना, एक छोटी बात ऐसा है नहीं नहीं कोई कि अजीत अजीत पवार जो है वो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह की राजनीति की है इस देश में, जिस जिस किसी के साथ भी उन्होंने अलायंस बनाया है, उनको ख़त्म करने का ही उनका प्रयास रहा है। तो अजीत पवार ये भली-भाँति जानते हुए भी बीजेपी के साथ चले जाएँगे और लंबे समय तक बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे। इतने वो मूर्ख है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो बहुत सयाने राजनीतिज्ञ है और वो अपना पॉलिटिक्स अच्छे से करना समझते हैं। तो कहीं वो बीजेपी के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ भी जाए, तो ये कोई परमानेंट रिलेशनशिप है, ऐसा मानने के लिए कोई स्कोप नहीं। वो उतने पॉलिटिकली वाइज़ है, ऐसा मुझे लगता है। जी विवेक जी, बिल्कुल सही बात है। सहमत हूं आपकी बात से मैं। नागर साहब जी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र में अपीवल हो रहा है या कम से कम ज़बानी लेवल पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से पहले मुझे लगता था कि शायद पवार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जैसे विवेक जी ने कहा और मुझे भी याद नहीं आ रहा कि बीजेपी या मोदी के पक्ष में डायरेक्टली उन्होंने कुछ कहा हो। अडानी के पक्ष में बोले हैं, वो आपके बिज़नेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत लंबे संबंध हो सकते हैं, ये हो सकता है। अजीत पवार उनके विपरीत लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी की डिग्री की जरूरत क्या है। फिर उनके केस होता है तो उनका नाम नहीं आता। तो अजीत पवार तो सस्पेक्ट हैं निश्चित रूप से। मेरे लिए जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वे ये देखना चाहते हैं अगले 15 दिन में जो सुप्रिया सुले ने कहा था कि धमाका होगा, वो किस तरह का धमाका होगा। कुछ लोग ये आइडिया लगा रहे हैं कि अगर 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाइड हो गए तो उनकी जगह इनको जरूरत पड़ेगी एनसीपी की। लेकिन जैसा कैलकुलेशन है कि वो 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो 40 भी हो जाते हैं, तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरती। तो बीजेपी को तत्काल एनसीपी या अजीत पवार की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अजीत पवार को जितनी जरूरत है बीजेपी की चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम बनने के लिए, उतनी तत्काल बीजेपी को नहीं है। लेकिन बीजेपी को जरूरत है अगले साल से पहले, यानी 2024 से पहले। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर महाविकास अघाड़ी मिलकर लड़ती है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि महाविकास अघाड़ी बहुत अच्छी खासी सीट ले आएगा और जीत जाएगी। और लोकसभा में भी जैसा कि ओपिनियन पोल आया था, 1 जनवरी में ही आया था, करीब 34 के आसपास सीट एमवीए को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं 2 स्थितियां देख रहा हूँ। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या आता है, उस जजमेंट के बाद सरकार तो रह जाएगी, लेकिन थोड़ी सी उनको सपोर्ट चाहिएगा। अब वो चाहिएगा तो वो उनको एनसीपी से मिल सकता है। एनसीपी से सपोर्ट लेने में बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं होगी। और शायद अजीत पवार इसी चीज को देख रहे हैं कि अगर एनसीपी का सपोर्ट मिल जाए तो मैं सीएम बन जाऊं। और चूंकि एनसीपी का सीएम बन जाए तो एनसीपी के विधायक भी मेरे साथ आ जाएंगे और पार्टी मेरे साथ आ जाएगी। हमारी पार्टी का नेता जो है वो सीएम बन रहा है। तो शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी सीएम बनने को तैयार हूं। लेकिन ये तभी होगा जब शिंदे फैक्शन के 16 विधायक इंक्लूडिंग शिंदे डिस्क्वालीफाइड हो जाते।
अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी इंटरेस्टेड होगी अजित पवार को अपने साथ लाने में। बीजेपी का ज्यादा इंटरेस्ट ये होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे फैक्शन के पक्ष में आता तब उसका बीजेपी का ज्यादा इंटरेस्ट ये होगा कि अगले चुनाव से पहले एनसीपी या तो पूरी की पूरी उनके साथ आ जाए या उसका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आ जाए। तो शायद उसमें उसका इंटरेस्ट है कि भले मेरी सरकार बिना एनसीपी के, बिना अजित पवार के चल सकती है, लेकिन अगर एनसीपी टूटती है तो उससे बीजेपी का ये फायदा है, जैसे आप समझिए कि आपका स्कोर 2 है, ओपोजिशन का 4 है, तो आप हारने वाले हैं। ओपोजिशन से आप 1 अपने पास ले आते हैं तो उसका 3 हो जाता है, आपका 3 हो जाता है। ओपोजिशन से 1.5 ले आते हैं तो आपका 3.5 हो जाता है। तो ये जो चीज है कि एनसीपी के लोग और एनसीपी का वोटर अगर बीजेपी एनडीए के साथ आ जाता है तो एनडीए का जो वोट परसेंटेज वो बढ़ता है और एमवीए का घटता है। तो मेरी समझ ये है कि अमित शाह की या मोदी की ज्यादा रुचि ये है कि अगले चुनाव आने से पहले विधानसभा और लोकसभा एनसीपी महाविकास अघाड़ी से निकल आए या कम से कम टूट जाए शिंदे की तरह, ताकि बड़ा फैक्शन उनके साथ आ जाए। इनके साथ समस्या ये हुई है कि शिवसेना को तोड़ने का उनका मकसद पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। सरकार तो बन गई है, लेकिन जैसे कि ओपिनियन पोल आ रहे हैं या जैसे कि महाराष्ट्र के पत्रकार वगैरह बता रहे हैं कि जो 16% का शेयर है शिवसेना का, उसका बड़ा चंक आज की तारीख में वह उद्धव के साथ, भले उनको रिकॉग्निशन न मिला हो और इसी कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं। पिछले जो 3 उपचुनाव हुए उनमें भी यही लग रहा है कि उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो मकसद सरकार बनाने का पूरा हो गया, लेकिन अगले चुनावों के लिए वोटर का सपोर्ट एडिशनल ऐड करने का नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से उस जो कमी है उसको पूरा करने के लिए उसे जरूरी है कि एनसीपी पूरी की पूरी उसके साथ आ जाए, एनसीपी टूट जाए। तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी की अगली रणनीति यह है कि किसी तरह से एनसीपी तोड़ी जाए। और हमारे लिए सबसे बड़ी रुचि की बात यह है कि हम देखना चाहेंगे, बीजेपी एनसीपी में लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो इन्होंने रोटी पलटी जाए जो कहा है वो एनसीपी के संदर्भ में कहा है, और सुप्रिया सुले ने कहा 15 दिन में ये धमाका होगा। तो मुझे लगता है ये धमाका शायद एनसीपी से ही होगा। और शायद जैसे कि आज खबरें आ रही हैं कि अजित पवार का पर काटे जाएंगे, और जयंत पाटिल के बारे में कहा कि जैसे एक एमपी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो अब अगले कुछ दिनों हम लोग एनसीपी में जो लड़ाई झगड़े होंगे वो शायद और ओपनली होंगे और शायद कुछ चेंज होगा। तो उसके बाद ही हम स्पष्ट कर देंगे कि अजित पवार अपने साथ कितने विधायक ले जा पाते हैं, उसी से उनकी ताकत का अंदाजा होगा। अजित पवार अभी यही देख रहे हैं, शायद यही कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि मेरे साथ कितने विधायक आ पाते हैं। तो शायद हम एनसीपी की टूट आगे कुछ दिनों में देख सकते हैं। जी।